हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने हॉब्स के प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अधिकार एवं राज्य की उत्पत्ति संबंधित विचारों का अध्ययन किया था। तो आइए अब हम हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों का अध्ययन करते हैं। हॉब्स के दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी राज्य व्यवस्था में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। अर्थात हॉब्स के दर्शन में ऐसा प्रतीत होता है कि हॉब्स की राज्य व्यवस्था में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह संप्रभु शासक के सम्मुख व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देता है। अर्थात संप्रभु चाहे अत्याचारी हो जाए, व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता, जनता उसका विरोध नहीं कर सकती। इस प्रकार कहा जाता है कि हॉब्स के दर्शन में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति को एक दास की भांति संप्रभु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना होता है। अर्थात हॉब्स ने संप्रभु के आदेश को ही कानून बताया है, उसे ही विधि कहा है तथा उसे ही उन्होंने नियम भी कहा है। इस प्रकार व्यक्ति का जन्म ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ संप्रभु की आज्ञा मानने के लिए हुआ है। उसे भाषण देने, लेखन कार्य करने एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात हॉब्स के राज्य में व्यक्ति को भाषण देने, लेखन कार्य करने एवं प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तथा वह संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध संस्थाएं भी नहीं बना सकता। अर्थात शासक के विरुद्ध वह कोई संस्था का निर्माण नहीं कर सकता, अर्थात कोई समूह का निर्माण भी नहीं कर सकता। किंतु वास्तव में ऐसी नहीं है, वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। अर्थात हॉब्स के चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उसने व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही अपने संपूर्ण दर्शन का निर्माण किया है और उसकी समस्त राज्य व्यवस्था व्यक्ति के लिए। अर्थात हॉब्स की जो राज्य व्यवस्था है, जो राज्य है, वो केवल राज्य के लिए है, व्यक्ति राज्य व्यवस्था के लिए नहीं है। अर्थात व्यक्ति राज्य व्यवस्था के लिए नहीं है, राज्य का निर्माण केवल व्यक्ति के लिए हुआ है। डनिंग के अनुसार हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्णतः व्यक्तिवाद है। अर्थात हॉब्स के राज्य में शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है, लेकिन फिर भी राज्य के मूल में केवल व्यक्ति है। अर्थात अपना पूर्ण सार व्यक्तिवाद पर निहित किया है। हॉब्स के चिंतन में व्यक्तिवादी तत्व इस प्रकार है। अर्थात हॉब्स के चिंतन में व्यक्तिवादी तत्व इस प्रकार हैं। इसमें पहला तत्व है चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। अर्थात हॉब्स के चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। अर्थात हॉब्स ने व्यक्ति को केंद्र में मान करके ही अपने दर्शन से संबंधित चिंतन किया है। व्यक्तिवाद की तरह हॉब्स के समस्त राजनीतिक चिंतन का केंद्र भी व्यक्ति है। अर्थात व्यक्तिवाद की तरह ही हॉब्स के समस्त राजनीतिक चिंतन का केंद्र भी व्यक्ति है। उसकी दृष्टि में मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है। अर्थात हॉब्स की दृष्टि में राज्य की मूल इकाई स्वयं एक व्यक्ति है और समाज व राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था नहीं है। अर्थात हॉब्स समाज और राज्य को एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानता है, क्योंकि समाज और राज्य का निर्माण व्यक्ति ने अपनी सुविधाओं के लिए किया है, अपितु व्यक्तियों का समूह मात्र है। अर्थात समाज केवल व्यक्तियों का समूह मात्र है। अर्थात व्यक्तियों के समूह से ही समाज के बाद राज्य का निर्माण होता है तथा राज्य की स्थापना का आधार व्यक्तियों की सहमति को माना है। अर्थात हॉब्स ने राज्य की सहमति का आधार व्यक्तियों की सहमति माना है। अर्थात व्यक्ति सहमत हुए हैं या व्यक्तियों ने समझौता किया है, तब जाकर के राज्य की स्थापना हुई है और राज्य की स्थापना व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए की है। अर्थात राज्य की स्थापना केवल व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए की गई है। अतः राज्य का निर्माण व्यक्ति के लिए किया गया है। दूसरा व्यक्तिवादी तत्व है राज्य साधन, व्यक्ति साध्य है। अर्थात हॉब्स कहता है कि राज्य केवल साधन है और व्यक्ति एक साध्य है। अर्थात व्यक्ति की सुविधा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं हुआ। समस्त समग्रतावादी विचारधाराएं मूलतः राज्यवादी विचारधाराएं हैं। अर्थात जो भी समग्रतावादी विचारधाराएं हैं वो केवल राज्यवादी विचारधाराएं हैं, जो राज्य की महिमा मंडित करती हैं और वे राज्य को स्वयं में साध्य और व्यक्ति को साधन मानती है। अर्थात राज्यवादी विचारधाराएं हैं वो स्वयं को साध्य
और व्यक्ति को साधन मानती हैं, किंतु इसके विपरीत व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य मानती है। अर्थात व्यक्तिवादी विचारधारा जो है वो राज्य को एक साधन मानती है और व्यक्ति को एक साध्य मानती है। इस दृष्टि से होब्स ऊपर से राज्यवादी प्रतीत होता है, अर्थात होब्स ऊपर से राज्यवादी प्रतीत होता है, अर्थात राज्य की महिमा मंडित करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, किंतु उसके चिंतन का अंतरंग भाग व्यक्तिवादी, अर्थात होब्स के चिंतन का अंतरंग भाग व्यक्तिवादी है और इसलिए यह भी व्यक्तिवादियों की तरह ही राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। इस प्रकार होब्स राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। तीसरा व्यक्तिवादी तत्व है व्यक्ति को शासन के विरोध का अधिकार, अर्थात होब्स कहता है कि व्यक्ति को शासन के विरोध का अधिकार है। यद्यपि होब्स ने निरंकुश एवं सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु अथवा शासन के विचार को स्वीकारा है, अर्थात होब्स ने अपने राजनीतिक चिंतन में निरंकुश राजा की सत्ता को स्वीकारा है, अर्थात निरंकुश संप्रभु की शक्ति को स्वीकार किया है, किंतु उसने व्यक्ति के आत्मरक्षा के प्राकृतिक एवं आधारभूत अधिकार को संप्रभु से भी महत्वपूर्ण माना है। लेकिन उसने अपने चिंतन में व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार को संप्रभु से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है। अतः उसका मत है, अर्थात होब्स का मत है कि यदि संप्रभु व्यक्ति की रक्षा करने में असमर्थ है, अगर संप्रभु शासक व्यक्ति की रक्षा करने में असमर्थ है अथवा व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है, अगर वह व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति को संप्रभु का विरोध करने का अधिकार है। अगर राजा व्यक्ति की सुरक्षा करने में असमर्थ होता है या फिर उसके आत्मरक्षा के अधिकार को बाधित करता हुआ प्रतीत होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संप्रभु शासक का विरोध कर देना चाहिए। होब्स के अनुसार प्रजा संप्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है। होब्स कहता है कि प्रजा संप्रभु शासक की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक उसमें प्रजा को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति है, अर्थात जब तक राज्य और शासक प्रजा को संरक्षण प्रदान करता है या करने की शक्ति उसमें है, तब तक प्रजा को उसके आदेशों की पालना करनी चाहिए और प्रजा इसके लिए बाध्य भी है। होब्स का मत है कि व्यक्ति को संप्रभु के ऐसे प्रत्येक आदेश अथवा कानून की अवज्ञा करने का अधिकार है, अर्थात होब्स कहता है कि व्यक्ति को ऐसे कानून व आदेश का विरोध करने का अधिकार है जो व्यक्ति को आत्मघाती प्रतीत होता है। अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये कानून, ये नियम, ये आदेश मेरे लिए आत्मघाती है, मेरे को नष्ट करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में राजा के आदेश को मानना नहीं चाहिए। यदि संप्रभु व्यक्ति को स्वयं की हत्या करने का आदेश दे, अगर शासक व्यक्ति को स्वयं की आत्महत्या करने या स्वयं की हत्या करने का आदेश दे अथवा व्यक्ति को भोजन, दवा, वायु आदि का सेवन नहीं करने का आदेश दे तो व्यक्ति को ऐसे आदेशों का उल्लंघन एवं विरोध करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर राजा का विरोध करना चाहिए। अगर वह खुद की हत्या करने का आदेश दे दे या व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि भोजन नहीं करेगा, दवा नहीं लेगा, वायु का उपभोग नहीं करेगा, अगर ऐसा आदेश दे दिया जाता है तो व्यक्ति को राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर देना चाहिए। होब्स ने अपने व्यक्तिवादी विचारों में समानता का समर्थन किया है। होब्स ने व्यक्तिवादी विचारधारा की तरह ही व्यक्तियों को परस्पर समान माना है, अर्थात होब्स अपने व्यक्तिवादी विचारधारा में या व्यक्तिवादी विचारों में व्यक्तियों को परस्पर समान माना है। होब्स का मत है कि व्यक्तियों में शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति का अंतर दिखाई पड़ता है। होब्स का मानना है कि मनुष्यों में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का अंतर होता है, किंतु वास्तव में वे परस्पर समान होते हैं, अर्थात फिर भी वह उनको समान मानता है। होब्स के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक शक्ति की कमी उसकी मानसिक शक्ति द्वारा दूर हो जाती है।
और इसी प्रकार व्यक्ति की मानसिक शक्ति की कमी उसकी शारीरिक शक्ति के द्वारा पूरी हो जाती है। होब्स का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति शरीर से कमज़ोर है तो उसकी इस कमी को दूर उसकी मानसिक शक्ति के द्वारा की जाती है। इसलिए कमज़ोर व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होता है, जबकि अगर कोई शारीरिक रूप से बलिष्ठ है तो उसके पास में शारीरिक शक्ति है, इसलिए मानसिक शक्ति का उसके पास में अभाव है। अर्थात एक शक्तिशाली व्यक्ति या बलशाली व्यक्ति कभी भी विद्वान या ज्ञानवान नहीं हो सकता एक कमज़ोर की तुलना में। इस प्रकार होब्स ने बताया है कि कमज़ोर के पास मानसिक शक्ति होती है, अर्थात जो मानसिक रूप से प्रबल है उसके पास में शारीरिक शक्ति का अभाव है, और जिसके पास में शारीरिक शक्ति अधिक होती है उसके पास में मानसिक शक्ति का अभाव होता है। इस प्रकार दोनों में संतुलन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार हर मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, सभी समान होते हैं। व्यक्तिवादी कार्य, इस सिद्धांत के प्रतिपादन में होब्स ने राज्य के निषेधात्मक कार्य माने, अर्थात राज्य के लिए निषेधात्मक कार्य माने हैं कि राज्य को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो व्यक्तिवाद की धारणा के अनुकूल है, अर्थात जो व्यक्तिवाद के अनुकूल की धारणा के अनुसार है, अर्थात व्यक्तिवाद के अनुसार हैं वो विचार। वह राज्य को ऐसी पवित्र अथवा नैतिक संस्था नहीं मानता है, अर्थात होब्स राज्य को कोई पवित्र व नैतिक संस्था नहीं मानता है जो व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करती हो। अर्थात होब्स का मानना है कि राज्य कोई नैतिक और पवित्र संस्था नहीं है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए कार्य करती है, अपितु राज्य का उद्देश्य भौतिक एवं यथार्थवादी, अर्थात राज्य का उद्देश्य भौतिक एवं यथार्थवादी है। राज्य को व्यक्ति की रक्षा के लिए आंतरिक शांति व व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। होब्स का कहना है कि राज्य को व्यक्ति की रक्षा के लिए आंतरिक शांति व व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए, बाह्य आक्रमण से व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए तथा न्याय संबंधी कार्य भी शासक को करने चाहिए। इस प्रकार होब्स अपने व्यक्तिवादी सिद्धांत में राज्य के लिए कुछ कार्य निश्चित करता है, जैसे शांति की व्यवस्था स्थापित करना, बाह्य आक्रमण से व्यक्तियों की रक्षा करना तथा न्याय की स्थापना या न्याय संबंधी कार्य भी शासक को करने चाहिए।